ये प्रोग्राम अभी 10 हफ्तों से चल रहा है। मेरा नाम स्मृति है, मैं पैलियम इंडिया में डायरेक्टर ऑफ प्रोग्राम्स हूँ। कुछ महीने पहले जब ये कोविड का क्राइसिस बढ़ रहा था तो केरला में एक टास्क फोर्स ने मिलके एक रिसोर्स टूल किट बनाया था ताकि कोविड-19 पेशेंट्स को एक पैलिएटिव के अप्रोच के द्वारा मैनेज कर पाएं। ये टास्क फोर्स में बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, बहुत सारे सीनियर फिजिशियंस थे जिनको सालों का एक्सपीरियंस है। और जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए ये फैकल्टी पूल भी बढ़ता गया और आज हमारे ग्रुप में 17 डॉक्टर्स हैं अलग अलग स्पेशलिटीज़ के जो आके आपको ये सब मॉड्यूल्स के थ्रू ले जाएंगे। मुझे रिक्वेस्ट करना है कि आप लोग अपना माइक प्लीज म्यूट करें। और अभी भी मुझे दिख रहा है कि बहुत लोगों का नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है, वो डिवाइस का नाम आ रहा है। प्लीज वो अपने आप को रीनेम करें क्योंकि ये अटेंडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इस कोर्स के एंड में जो सर्टिफिकेशन आपको मिलेगी वो तभी मिलेगी जब आप प्री और पोस्ट टेस्ट कंप्लीट करें। उसके लिए आपको एक लिंक भेजा गया है आज सुबह, उसे प्लीज़ देखें, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो वो लिंक और वो सर्वे भरना बहुत ही ज़रूरी है। और राजा ने आपको एक ईमेल में बोला है कि 70% अटेंडेंस भी बहुत ज़रूरी है। So thank you very much. I will just introduce you now to our facilitators. आज के लीड फैसिलिटेटर हैं डॉक्टर दिनेश कुमार। डॉक्टर दिनेश कुमार प्रमुख स्वामी मेडिकल कॉलेज आनंद गुजरात से वहाँ पे एक प्रोफेसर ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन है एंड उन्हें बहुत सालों का एक्सपीरियंस है पैलिएटिव केयर में भी। और उनके साथ को फैसिलिटेटर आज हैं डॉक्टर चारू सिंह जो एक सीनियर पैलिएटिव केयर फिजिशियन है एंड बहुत लोगों को ट्रेन किया है इन्होंने। उनका ट्रेनिंग एनेस्थीसियोलॉजी और क्रिटिकल केयर में रहा है और वो आज को फैसिलिटेट करेंगी। ऑडियंस में और भी फैकल्टी मेंबर्स हैं जो जब ज़रूरत होगी वो भी इन्वॉल्व होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू यू दिनेश। Charu, perhaps he's having some technical issues. Would you like to take over? Charu, you're on mute. I have to be allowed screen sharing. Charu, I think we can start with the expectations and what people want from the course just now while we're just sorting out the technical things. Yeah. So, आप सब लोगों का स्वागत है। मेरे ख्याल से कोई 80 लोग हैं आज के हमारे सेशन में और आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज है जो शायद मेरे को नहीं है। और हम एक ये 5 दिन का एक डिस्कशन रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हमें भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये छोटा सा आइडिया दे दूं कि 5 दिन में आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है और पैलिएटिव केयर क्या चीज़ होती है क्योंकि कई हो सकता है बहुत लोगों ने ये वर्ड पहली बार सुना है। ये कोविड-19 में के आने के बाद हमारे बहुत सारे पेशेंट्स दे हैव स्टार्टेड डाइंग, वो हम उनको बचा नहीं पा रहे हैं। और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने और लोगों ने कहा है कि पैलिएटिव केयर स्किल्स जो हैं जो खासकर सिम्टम कंट्रोल के लिए फोकस्ड हैं या जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहा या जो पीछे फैमिली छूट गई उसके लिए जो स्पेशलिटी है वो पैलिएटिव केयर है। एंड आई थिंक बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मिनिमम ये ट्रेनिंग
सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को मिलनी चाहिए। सो ये एक और अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए अपने नॉलेज और स्किल बढ़ाने के लिए, और ये सिर्फ कोविड-19 तक के लिए लिमिटेड नहीं है। ये स्किल्स जो आप सीखेंगे इस पूरे हफ्ते के अंदर, वो आप किसी भी पेशेंट के साथ यूज कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक वो है, पहले तो आपको इंट्रोड्यूस कराना है कि पैलिएटिव केयर होता क्या है। So this is Arun, the control of the. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you change that? Yeah, Arun, I'm. Okay, Dinesh is online. Yeah. तुम क्या बोलते हैं बिना पासवर्ड के? Okay. हैं? Okay, I'll be sharing my screen now. Okay, sir. You can. अबे तो तुम मेरे नाम से इंटर किए हो क्या? मैं पूछ रही हूँ। फिर आप सब लोग अपने माइक ऑफ कर देंगे प्लीज। इस प्रोग्राम में 80 लोग हैं। Arun, I think my screen sharing is disabled. Vishnu. Oh no. He's enabled, sir. So can you try Okay, once again, sir? Yeah, okay. Just a minute. Yeah, I can see now. Okay, can you see the presentation? Yes, sir. We can see it. We can. Okay. So, जैसे चारों ऑलरेडी में बता जो सेशन है वो हम केयर में आपका शिक्षण कर सके, आपको थोड़ी सपोर्ट प्रोवाइड कर सके और क्या आपका हम करण कर, और मैम ने बताया आपका ये जो केयर है। I'm not audible. There's a lot of disturbance. I think your Okay, bandwidth just- is quite low. Am I audible now? Sir, can we share it from our end, sir? So it will be good. Okay. But am I audible? You are. Now you are. Yes. I think it's. So whenever you want to change the slide, just say next, sir. Okay. आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? Yes, sir. It is clear now. ठीक। तो ये जो हमारा आज का सेशन है, जो पहला सेशन है, वो पे हम देखेंगे कि जो पैलिएटिव केयर है वो कैसे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स में उसका क्या महत्व है, और जो पेशेंट जो उनको कोविड नहीं है पर पहले से उन्हें कोई प्रॉब्लम्स है उसमें इसका महत्व है, और एज हेल्थ केयर वर्कर जो हम स्वास्थ्य कार्यकर्ता की तरह जो हम स्ट्रेस जो हम पे जो स्ट्रेस आ रही है उसमें पैलिएटिव केयर कैसे हमें हेल्प कर सकती है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। No, you go to the previous slide. Actually, you have to go to next slide. Okay. तो ये जो पूरा 5 days का जो 5 दिन का हमारा सेशन है, next slide please. Arun, can I request you to turn off everyone's video and audio, because there's a lot of disturbance. Okay, ma'am. And Dr. Dinesh is not clearly audible because there's a lot of background sound. And Okay, ma'am. We'll do yeah. it. ओके। तो जो 5 दिन का हमारा कोर्स है इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें जैसे कोविड पैंडेमिक के बाद में पैलिएटिव केयर पे क्या इफेक्ट्स आए वो हम देखेंगे, और जो पेशेंट्स जो कोविड अफेक्टेड पेशेंट्स हैं उनकी जो नीड्स है उसको हम एक
समग्र ढंग से हम कैसे देख सकते हैं वो भी हम देखेंगे। पेशेंट्स, उनके परिवार और अपने जो सहकर्मी हैं उनके साथ में अच्छे से हम कम्युनिकेशंस कैसे कर पाएंगे वो भी हम देखेंगे। फिर जो डिफिकल्ट सिचुएशंस होते हैं उसमें हम निर्णय कैसे लें और गोल सेटिंग कैसे कर पाए, हमारे ध्येय हम कैसे डिसाइड करें, वो इश्यूज भी हम देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो इस तरह से 10 इंपॉर्टेंट इश्यूज हम इस 5 दिन में कवर करने वाले हैं। और ये जो 10 इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं ये 5 डोमेन्स में आ जाते हैं, यानी 5 बड़े बड़े ग्रुप्स में हम डिस्कस कर पाएंगे। अरुण नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो ये जो 5 बड़े बड़े इश्यूज हैं, लगभग आप ऐसा समझ सकते हैं कि हर इश्यू के लिए एक दिन डेडिकेट किया हुआ है। जैसे आज का दिन है ट्रायज के लिए। ट्रायज यानी प्राथमिकता निर्धारण की जो प्रक्रिया है या पद्धति है उसको हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। और जो कल हम देखेंगे वो सिम्टम कंट्रोल यानी लक्षण निवारण पर, क्योंकि जो पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न ये होता है कि बीमारी तो चलो हम ठीक कर रहे हैं पर उनके जो लक्षण होते हैं, जो उनकी तकलीफ होती है वो दूर नहीं हो पाती, क्योंकि हमारा ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा उस बीमारी के निवारण की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है। तो लक्ष्य का जो लक्षण है उनके निवारण में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। फिर डिस्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है, जो उनकी दूसरी जो व्यथा है या जो दूसरी पीड़ा है उसके मैनेजमेंट में हम कैसे उनकी हेल्प कर पाएंगे वो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है एंड ऑफ लाइफ केयर, यानी जो जीवन के आखिरी कुछ दिन या आखिरी कुछ महीने हैं उस समय के दरमियान हम उनको कैसे अच्छे ढंग से उनकी हम देखभाल कर सकते हैं। okay? और लास्ट बट नॉट लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि जो हम हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हम जो स्वास्थ्य कार्यकर हैं या स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, चाहे हम डॉक्टर हो, नर्स हो या कोई भी दूसरे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, हम खुद की देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो वो भी हम ये 5 दिनों के दरमियान जो डिफरेंट सेशंस होंगे उसमें ये हम सीखेंगे। ठीक, और जैसे ऑलरेडी आपको पता है ये जो पूरा कोर्स जो डिज़ाइन किया है वो सिर्फ 5 दिन का कोर्स है, ऐसे नहीं आप समझिएगा। इस कोर्स के 4 प्रमुख भाग हैं। जैसे एक ई बुक है, तो मैं मानता हूँ कि आप सबने ई बुक डाउनलोड की होगी और उसको थोड़े डिटेल में आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप आगे भी इसको पढ़ सकते हैं। उसके साथ में जो वेबिनार्स के ऑनलाइन हमने रखे हुए हैं, जो डिटेल्स में वेबिनार्स हैं, जो सेशंस हमने क्योंकि समय की थोड़ी पाबंदी है तो जो हमारे सेशंस जो डायरेक्ट सेशंस हैं वो उतने डिटेल में नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए वेबिनार्स हमने रखे हुए हैं, तो आप ऑनलाइन जाके वेबिनार्स देख लीजिएगा। हमारे सारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हमने रखे हुए हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा। अनफॉर्चुनेटली अभी जो प्रेजेंटेशंस हैं वो सिर्फ इंग्लिश में है, हिंदी वॉइस ओवर के प्रेजेंटेशंस अभी अवेलेबल नहीं है। वो जो ऑनलाइन सेशन है जो अब हम ले रहे हैं, जो फ्लिप क्लासरूम के जैसे होगा, यानी जिसमें हम जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है उसको हम समराइज करेंगे, उनका पुनरावर्तन करेंगे और आपके जो कुछ क्वेश्चंस होंगे, जो आपके सवाल होंगे, उनके हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह ये 5 दिन में जो ऑनलाइन कोर्स है, इस तरह से ये कोर्स धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अरुण नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, और हमारा ये जो 5 दिन में हमारा ध्यान होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपसे डिस्कशंस और इंटरेक्शंस कर पाए, ताकि आपके जो इश्यूज हैं वो हम उस पर एक सही सचोट हम आपको सलाह या सूचन हम आपको दे पाएँ। और जो इम्पोर्टेंट नए नए रिसोर्सेस हैं या जो ई बुक के अलावा जो आपको पढ़ना है, ई बुक में कहाँ चीज़ें दी हुई है वो हम साइन पोस्टिंग करेंगे, तो बीच बीच में हम बताते रहेंगे कि ये इशू कहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ, ताकि आप डिटेल में वहाँ से पढ़ सकें। तो सेशंस हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर रहे हैं। हिंदी सेशंस में स्लाइड्स अनफॉर्चुनेटली हमारी इंग्लिश में ही होंगी, पर उसका हम भावार्थ कर पाएंगे। हर शब्द का अनुवाद करके हम आपसे नहीं बात करेंगे, तो जो स्लाइड्स हैं उसका हम भावार्थ आपके लिए कर पाएंगे। ठीक, और जो इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम्स जो बनाई गई हैं वो भी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। और एक कोर्स में जब आप एक कोर्स के थ्रू जाते हैं और फिर आपको लगता है कि इन एल्गोरिदम्स को या जो पाथवेज है इनको हमें कोई भी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करनी है, जैसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है, या तो उसके लिए भी आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं
और ये प्रोसेस आप कैसे करेंगे वो भी हम आपको आगे बता पाएंगे। अरुण नेक्स्ट स्लाइड। अरुण नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो जब अपना सेशन जब स्टार्ट हुआ, अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो जब डॉक्टर चारू ने आपसे पूछा ही होगा कि ये पैलिएटिव केयर क्या है, और आपसे 2-3 और प्रश्न भी पूछे होंगे। तो उसमें से जो पैलिएटिव केयर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया होगा कि ये पैलिएटिव केयर है क्या, जिसपे हम 5 दिन का इतना लंबा छोटा कोर्स कर रहे हैं। और अगर आपने चेक किया होगा तो इस पे और भी बहुत सारे, ये तो 5 दिन का छोटा कोर्स है, इसके अलावा भी बहुत बड़े कोर्स होते हैं, यहाँ तक कि इस पे स्पेशलाइजेशन भी होती है। तो ये पैलिएटिव केयर है क्या, तो इसके बारे में मैडम ने आपसे इनिशियली जब हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ तब पूछा होगा, तो उसके फीडबैक्स या उसके रिस्पॉन्स या चैट बॉक्स में आ गए होंगे। तो डॉक्टर चारू, आप जो चैट बॉक्स को यहाँ पे समराइज करना चाहेंगे? इस समय तो डॉक्टर ने ज़्यादा हम प्रोसीड नहीं किए थे, तब आपने ज्वाइन कर लिया था। तो अभी तो कुछ आंसर्स नहीं है, सो हम अभी पूछ सकते हैं। हाँ, तो कि पैलिएटिव केयर का क्या कॉन्सेप्ट है, लोगों को किसी ने पहले ये शब्द सुना है या नहीं, किसी स्पेसिफिक बीमारी को लेकर है या किसी स्पेसिफिक स्टेज को लेके है, क्या है ये? आप लोग अपना एक्सपीरियंस जो भी है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ओके, हम चैट का इंतजार करेंगे, पर जब तक चैट में आप कुछ लोग लिखते हैं तब तक हम थोड़ा सेशन में प्रोसीड करते हैं। तो जैसे आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, जो पैलिएटिव केयर है ये कोई नई साइंस या नई मेडिसिन की कोई नई ब्रांच नहीं है, जो पुरानी चीज ही है, जिसमें हम एक्टिव होलिस्टिक केयर देते हैं, यानी एक समग्र संभाल पेशेंट की और उसकी फैमिलीज की हम एक समग्र संभाल उनको हम देते हैं। और ये कोई एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए या बीमारी के लिए नहीं है, ये हर बीमारी में, बीमारी कोई भी जो बीमारी होती है, आप पे किसी भी बीमारी में रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो कोई भी जो संगीन बीमारी होती है उसमें हम ये जो संभाल की प्रक्रिया है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पेशली सीरियस हेल्थ रिलेटेड सफरिंग, यानी जो स्वास्थ्य संबंधित संगीन जो पीड़ा है उसके निवारण के लिए इस पद्धति को हम यूजुअली यूज करते हैं। और इसमें जो हमारा फोकस है दैट इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जीवन की गुणवत्ता हम सुधारना चाहते हैं, चाहे वो पेशेंट या रोगी की जीवन की गुणवत्ता हो या उसके जो परिवार की गुणवत्ता हो या अन्य कोई जो उसकी देखभाल कर रहा है। क्योंकि जब भी कोई सीरियस हेल्थ रिलेटेड कंडीशन से हम डील करते हैं तो उसमें बहुत सारी सफरिंग इन्वॉल्व होती है, बहुत सारी पीड़ा इन्वॉल्व होती है। पीड़ा अलग अलग डोमेन्स में हो सकती है। तो वो जो पीड़ा का निवारण करने की जो एक अभिगम है वो है ये पैलिएटिव केयर। ठीक, तो आप ऐसे मत समझिएगा कि एक सिर्फ एक डिसीज के लिए या एक एज ग्रुप के लिए, सिर्फ कोविड के लिए ही कोई स्पेशल चीज है। और ये एक ऐसी संभाल की पद्धति है जो हमें हर डिसीज में, हर एज ग्रुप पे हमें हेल्प करेगी। डॉक्टर दिनेश, चैट बॉक्स में कुछ मैसेजेस आए हैं। हाँ जी, आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, डॉक्टर प्रवीण ने कहा है कि उन्होंने सबसे पहले पैलिएटिव केयर को कैंसर पेशेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में सुना। फिर मिस्टर देवेंद्र कुमार राठौर ने आगे लिखा है कि पैलिएटिव केयर मैनेजमेंट ऑफ पेन एंड अदर सिम्टम्स। तो एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम डिजीज़ नहीं, डिजीज के इफेक्ट्स और सिम्टम्स जो सफरिंग प्रोड्यूस करते हैं उसको फोकस करता है पैलिएटिव केयर। दूसरी चीज जो उन्होंने मेंशन की है कि ये साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल सफरिंग, क्योंकि एक इंसान एक शरीर नहीं है, उसका दिल है, दिमाग है और उसका एक सोशल रोल है। तो ये चारों चीजें एड्रेस करते हैं और सिर्फ पेशेंट तक नहीं, ये केयर हमारी फैमिली मेंबर्स तक आगे जा सकती है। तो मिस्टर देवेंद्र ने समराइज कर दिया है।
जी मैडम। सो डॉक्टर प्रवीण, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि आपने मोस्टली इसको कैंसर सेटिंग में ही सुना होगा, क्योंकि जब आज भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि पैलिएटिव केयर सिर्फ कैंसर सेटिंग के लिए ही है या कैंसर बीमार के रोगियों में ही ये जो ये संभाल दी जा सकती है, पर ऐसा नहीं है। ये हर एक बीमारी में हर एक स्टेज पे हम दे सकते हैं। और जैसे हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट ने भी कहा कि ये एक होलिस्टिक केयर है, जिसमें हम सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक हर डोमेन पे हम केयर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ऐसा नहीं कि पैलिएटिव केयर सिर्फ एक हॉस्पिटल सेटिंग में ही लिमिटेड है, या फिर जो इंडिविजुअल बीमारी होती है उसमें ही इसका इम्पोर्टेंस है। जो बड़े बड़े मानवीय संकट हैं उसमें भी पैलिएटिव केयर का बहुत महत्व है, और इसके ऊपर काफ़ी अभी लिटरेचर भी अवेलेबल है। चाहे वो नेपाल के भूकंप हो, चाहे वो सूडान की समस्या हो, चाहे वो केरला के जो बाढ़ की परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में पैलिएटिव केयर का एक अपना महत्व है, और इसके बारे में काफ़ी लिटरेचर अवेलेबल है। तो आपसे दरखास्त करें कि आप वो लिटरेचर थोड़ा सर्च कीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसे हमारे एक पार्टिसिपेंट ने कहा, जो पैलिएटिव केयर में जो इम्पोर्टेंट इश्यूज जो हम एड्रेस करते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन एंड गोल्स ऑफ केयर। अब कम्युनिकेशन यानी पेशेंट से किस तरह, जो पेशेंट के साथ या उनके जो परिवार के साथ में जो हमारी संचार विधि है उसको हम कम्युनिकेशन कहेंगे। तो उसको हम कैसे उसको बेहतर बना सके और कैसे पेशेंट्स और उनके फैमिलीज को हम गोल्स ऑफ केयर में इन्वॉल्व कर सके। जैसे एज ए डॉक्टर, एज ए नर्स, हमारे गोल्स ऑफ केयर थोड़े डिफरेंट होते हैं, और एज ए पेशेंट और एज ए फैमिली मेम्बर उनके गोल्स ऑफ केयर थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो ये जो दोनों के गोल्स हैं, दोनों के ध्येय हैं, उसको हम एक तरह से एक ही पटरी पे कैसे लाके उसको हम हैंडल कर सकते हैं। और क्योंकि ये कोई एक बीमारी से संबंधित नहीं है, और इसमें जो शारीरिक पीड़ा है उसका भी हमें निवारण करना होता है, तो सिम्टम कंट्रोल यानी लक्ष्य के निवारण पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान इस पर देते हैं। और साथ में साइको सोशल केयर और स्पिरिचुअल केयर, यानी जो उनको मानसिक संभाल और सामाजिक संभाल और आध्यात्मिक संभाल भी उनकी इसमें इंक्लूड की जाती है। और इक्वली इम्पोर्टेंट एंड ऑफ लाइफ केयर। तो यूजुअली जो हम मेडिसिन में जो हमारी ट्रेनिंग होती है, चाहे वो नर्सिंग के फील्ड में हो या एज ए डॉक्टर हमारी ट्रेनिंग हो, हमारा अल्टीमेट फोकस होता है कि हर हालत में हमें इंसान को जीवित रखना है। और हम ये समझने लग जाते हैं धीरे धीरे कि जो मृत्यु है वो हमारी हार है। इस प्रक्रिया में हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि मृत्यु हमारी हार नहीं, मृत्यु एक नैसर्गिक चीज है जो हर किसी की होनी है, तो उसमें हमारी हार नहीं है। और साथ में स्टाफ सपोर्ट, जब हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जब हम लोगों की सफरिंग हैंडल करने में इन्वॉल्व होते हैं, जब हम उनके पीड़ा निवारण में उनके साथ में होते हैं, तो हम पर भी काफ़ी उसका बर्डन होता है, बहुत उसका दबाव हम पर भी उसका असर पड़ता है। उसके लिए स्टाफ सपोर्ट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले जो क्राइसिस देखे या जो इंडिविजुअल सिचुएशंस देखी, वो थोड़ी छोटी सिचुएशंस होती थी। अब जो कोविड-19 है वो तो एक पीड़ा की एक सुनामी है। मतलब ये कोई एक सिटी तक, एक शहर तक, एक कस्बे तक या एक देश तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व है। कैसे हो गया तुम्हारा चेहरा, कैसा दिख रहा है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Sir, you can continue, sir. Yeah? Sir, you can continue. Some disturbance in between. That's okay. Can you Next change slide. slide? तो जब ये कोविड-19 की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी, तो मई महीने में, इसी मई महीने में जब WHO का वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी, उसमें ये निर्धारित किया गया है कि ठीक है, कोविड का जो रेस्पॉन्स होगा उसमें कोविड पे तो हम ध्यान देंगे ही, क्योंकि वो आज की सबसे बड़ी विपदा है। वो एक ऐसी सिचुएशन जो कभी हमने हैंडल नहीं की, बहुत बड़ी सिचुएशन है। पर फिर भी जो
ऐसे रोगी हैं जिन्हें ऑलरेडी कोई दूसरी कंडीशंस है, या ऐसे हमारे जो वृद्ध नागरिक हैं, या जो अन्य लोग हैं जो रिस्क हैं, उन सब के लिए भी और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी हमें प्रोविजंस करने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम कोविड के इस सुनामी में बाकी जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उनको भूल जाएं। और ये इश्यू WHO ने भी अपनी जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है, 73rd वर्ल्ड असेंबली थी, उसमें इसको नोट किया है और ये उनके जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन में इसको इंक्लूड किया गया है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कोविड की सिचुएशन तो है ही है, उसके साथ में जो हमारी दूसरी सिचुएशन थी वो भी है। जैसे जगह जगह पे भूकंप आ रहे हैं, जो शरणार्थियों की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे हो, सूडान में हो, या अन्य जगह पर भी ये प्रॉब्लम्स तो चल ही रहे हैं। सिविल वॉर्स की प्रॉब्लम भी चल रही है और हमारे वृद्ध नागरिक तो हैं ही हैं। तो उसके अलावा भी एक कोविड की जो नई समस्या है वो, और जो एग्जिस्टिंग समस्या है, वो सब मिलके थोड़ी सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है। पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम निराशाजनक ही है। काफ़ी निराशाजनक सिचुएशन में भी हमने काफ़ी ऐसे सिचुएशंस देखे हैं, ऐसे दृश्य देखे हैं जहाँ पे निराशा के साथ में अनुकंपा, सहानुभूति, ये सब भी हम देख रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि आपने भी अपने जो लोकल सिचुएशन देखी होंगी, जहाँ पे इन डिफ़िकल्ट कंडीशंस में भी अपने खुद की प्रॉब्लम होते हुए भी लोग उन्हें काफ़ी मेहनत, काफ़ी अनुकंपा के साथ में, या अपनी बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी जाकर वहाँ पे लोगों की हेल्प की है। तो अगर आपने ऐसे कोई सिचुएशंस देखे हैं तो अनुरोध करूँगा कि आप चैट बॉक्स में अपनी जो भी छोटी छोटी चीज़ें शेयर करना चाहे वो शेयर कर दें। तो तब सेशन में बीच में हम आपके जो इम्पोर्टेंट ऐसे कुछ शेयरिंग्स होंगे उसको हम डिस्कस भी कर पाएंगे। तो अगर हम इसके ब्रीफ में देखते हैं तो जो एक पीड़ा की एक सुनामी है, एक पीड़ा का महासंकट है, और साथ में इसी महासंकट में हम देख रहे हैं कि लोग ऐसे अपने जो दूसरे उनके जो दूसरे सिचुएशन से, अपने सिचुएशंस के बाहर, अपनी सफरिंग से बाहर भी जाके अपने लोगों की वो हेल्प कर रहे हैं। और इस सेटिंग में बहुत से लोगों ने अपने विचार शेयर किए हैं डिफरेंट सेटिंग में। तो ये कुछ विचार हैं, पर अभी हम इनके डिटेल में नहीं जाएंगे। आप में से कितने लोग कोविड पेशेंट्स को देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ। आप इंचार्ज हैं वार्ड के? हाँ। कहाँ से जसपुर से बोल रहा हूँ जी? जसपुर छत्तीसगढ़ से। अच्छा, मेरे ख्याल से ये सेशंस आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। और भी कोई इन्वॉल्व है? मैम डॉक्टर सुबोध भी है। डॉक्टर सुबोध, कैन यू स्पीक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So डॉक्टर सुबोध और डॉक्टर देवेंद्र, प्लीज आप अपने इनपुट्स डालिए कि आप क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, क्योंकि हम आपसे सीख सकते हैं, क्योंकि मैं कोविड पेशेंट्स को नहीं संभाल रही हूँ। तो मैं आपसे सीख सकती हूँ, और जो हमारी टीचिंग है हम आपके लिए रेलेवेंट बना सकते हैं। तो आप प्लीज चैट बॉक्स में अपने इनपुट दीजिए। कोई राइट आंसर, कोई रॉन्ग क्वेश्चन, कुछ नहीं होता ऐसा। मैम एक्चुअल में यहाँ तो कोविड पेशेंट मोर देन 90% है यहाँ पे, और सारे पेशेंट कैटेगरी सी का है, एक कैटेगरी बी पेशेंट का है। तो उस कैटेगरी बी में माइल्ड कॉम्प्लिकेशन है, कफ कोल्ड है, उसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं।
और जो कैटेगरी सी का है असिम्टोमेटिक, उसमें हम लोग वैसा कुछ नहीं देते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते हैं जी। फर्स्ट डे 400 बीडी, सेकेंड डे से ऐसो 400 ओडी 4 डेज, और विटामिन सी 500 बीडी हम लोग देते हैं 10 डेज, और मल्टीविटामिन देते हैं ओडी 10 डेज, जिंक देते हैं हम लोग ओडी 10 डेज, और एक एंटासिड दे देते हैं। हाँ, और ये उसमें तो हम लोग कोविड का ट्रीटमेंट हो गया। हाँ, पर ट्रीटमेंट हो आपके गया। पास पीपीई अवेलेबल है? आप फैमिली को ब्रीफ कर पा रहे हैं? हाँ, किसी ने PPE लिखा available है। है, डॉक्टर सुबोध ने लिखा है कि स्टिग्मा बहुत ज्यादा है कोविड-19 यस मैम। तो पीपी हम लोग पास अवेलेबल है सारे फैसिलिटी, वो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। समझे, अपना प्रिकॉशन लेते हुए हम पेशेंट को भी ट्रीट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ग्रेट। दिनेश, डॉक्टर दिनेश, up to you. So Arun, you can shift next set of slides basically. क्योंकि इसके मैंने चार्ज कम है। नहीं, next presentation. ओके, तो जब तक वो स्लाइड्स चेंज कर रहे हैं, तो जैसे आपने मैम से डिस्कस किया तो क्या फैसिलिटीज है वो डिस्कस की, तो वहाँ पे अपने ऐसे कोई जो इश्यूज हम डिस्कस कर रहे थे, साइकोलॉजिकल इश्यूज, सोशल इश्यूज, तो वो इश्यूज भी आपके इसमें आए हैं ध्यान में? तो आप चैट पे मैम से हमसे शेयर कर सकते हैं कि जो आपने बताया सिर्फ मेडिकल इश्यूज ही बताया कि आपके पास पीपी की कैटेगरीज जो भी हैं, पर इसके अलावा आपने अगर कोई सोशल इश्यूज देखे हो, साइकोलॉजिकल इश्यूज देखे हो, तो वो भी आप स्लाइड्स में डाल दीजिए, चैट में डालिए, जिससे कि हम आपसे डिस्कस कर पाए। तो जो सेकंड पार्ट ऑफ सेशन है वो कोविड में ट्रायज कैसे करना है या कोविड में प्राथमिकता निर्धारण कैसे करना है, उस पर हम फोकस करेंगे। आप में से काफी लोग ट्रायज यूज किया होगा आप लोगों ने, डॉक्टर्स ने या नर्सेस ने ट्रायज तो यूज किया ही होगा डेफिनेटली। अभी डॉक्टर देवेंद्र ने बोला ही कि टाइप ए बी सी पेशेंट्स हैं, तो किसी कैटेगरी के बेसिस पे इन पेशेंट्स को डिवाइड किया गया है, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से चेंज होगा। तो जो हम जिस हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं वो ट्रायज में यूजुअली हम उनके सीरियसनेस के हिसाब से या दूसरे सिम्टम्स के हिसाब से, साइन सिम्टम्स के हिसाब से ट्रायज करते हैं। तो उस ट्रायज की प्रक्रिया में हम जो एथिकल इश्यूज हैं या जो नैतिक इश्यू हैं उसको हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, वो डिस्कशन पे हम फोकस करेंगे। हम वो डिस्कशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि उनको एबीसी कैटेगरी में किस तरह से डालना है, वो तो ऑलरेडी आप गाइडलाइंस के हिसाब से कर ही रहे हैं। हमारा फोकस रहेगा कि जो एथिकल फ्रेमवर्क है या जो एक नैतिक फ्रेमवर्क है, नैतिकता का फ्रेमवर्क है मेडिकल एथिक्स का, उसको हम कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इस सेशन में जो नेक्स्ट हाफ एन आवर में हम देखेंगे कि जो डिफरेंट एथिकल इश्यूज हैं उस एक क्लिनिकल सिनेरियो के साथ में देखेंगे कि इसको हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, और गोल्स ऑफ केयर के जो एल्गोरिथम्स है वो भी हम देखेंगे। तो हम प्रोसीड करें उससे पहले आपसे फिर से हम अनुरोध करेंगे कि जो ई बुक है, आपके पास में अगर ई बुक की कॉपी है तो आप उसे खोल सकते हैं साथ साथ में, या फिर आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। और साथ में एक ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल है, पैली केयर ऐप है जो इंडियन ऐप है। तो उसमें आप जो पैलिएटिव केयर के कॉमन सिम्टम्स कैसे आप मैनेज कर सकते हैं उसका काफ़ी अच्छा उसमें ऐप में दिया गया है। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप वो ऐप भी यूज़ करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जो एथिकल इश्यूज अब हम डिस्कस कर रहे हैं उससे पहले ये एथिकल इश्यूज क्या होते हैं या नैतिकता के जो सिद्धांत है, एथिकल प्रिंसिपल्स या नैतिकता के सिद्धांत, जो इम्पोर्टेंट 4 सिद्धांत हैं, अगर आप लोग इसके बारे में जानते हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि वो इम्पोर्टेंट सिद्धांत क्या है। और जो हम हेल्थ प्रोफेशन में कोई भी डिसीजंस लेते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं, छोटे से छोटा डिसीजन हो या बड़े से बड़ा डिसीजन हो, तो उसमें जो डिसीजन लिया जाता है वो नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित निर्णय हम लेते हैं। ठीक, और ये सिद्धांत खास स्पेशली जो एंड ऑफ लाइफ सिचुएशन होती है या जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है जैसे कि कोविड की सेटिंग है, वहाँ पर ये और भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
यूजुअल रूटीन प्रैक्टिस में ऐसे होते हैं कि हमारे डिसीजंस बहुत से स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजंस होते हैं, और ये जो सेटिंग एंड ऑफ लाइफ केयर की सेटिंग है या फिर जो कोविड की सेटिंग है, यहाँ पे जो हमारे डिसीजंस हैं वो थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गए हैं, और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सेटिंग्स में गलती होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। ऐसे सिचुएशन में जो हमारे नैतिकता के सिद्धांत हैं उसका फ्रेमवर्क अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे डिसीजंस ज़्यादा बेहतर हो सकेंगे। तो जो एथिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं या नैतिकता के जो सिद्धांत हैं, आपको क्या लगता है कि ये सिद्धांत वैश्विक हैं या अलग अलग कल्चर में या अलग अलग सेटिंग्स में वो सिद्धांत अलग भी हो सकते हैं? तो डॉक्टर चारू, कुछ सिद्धांत लोगों ने चैट बॉक्स में मेंशन किए हैं? नहीं, अभी तो नहीं। क्या डॉक्टर सुनीता डैनियल ने लिखा है, पूछ रही हैं वो कि किसी ने सिचुएशन ऐसे फेस किए हैं कि उनको डिसीजन लेने में दिक्कत हो कि इस पेशेंट को मैं क्या ट्रीटमेंट दूं, ये पेशेंट आइसोलेशन में जाना चाहिए या आईसीयू में जाना चाहिए, ऐसा किसी को सवाल, ऐसी डाउट, उधेड़बुन, डिसीजन में क्लैरिटी नहीं है, ऐसा किसी ने एक्सपीरियंस किया? जरूरी नहीं है कोविड-19 में ही हो, और भी सिचुएशंस में भी ऐसे रिलेवेंट हो सकता है। डॉक्टर आलोक ने फेस किया है, तो वो शेयर करना चाहेंगे? डॉक्टर आलोक, आपने क्या फेस किया है? डॉक्टर आलोक। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, वो किया था। मैं डॉक्टर आलोक हूँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दुर्ग से जी। यहाँ छत्तीसगढ़ में हमारी कोविड ड्यूटीज लगती हैं, और इसमें ये होता है कई बार पेशेंट ऐसे आते हैं जो बहुत ही गरीब तबके के होते हैं, मतलब उन्हें रहने खाने की सुविधा नहीं होती जी। और यहाँ पर जितने भी सेंटर्स हैं जहाँ उन्हें रखा जा सकता है जी। वो ऑलरेडी फुल हो गए हैं, और उन्हें अगर वहाँ रखा जाए तो खाना भी नहीं मिलता उन्हें। कई बार तो ऐसी सिचुएशन आई है। जो थोड़े रिच हैं वो तो प्राइवेट जो होटल्स होते हैं वहाँ पर वो पे करके अलग से क्वारंटीन होके रह सकते हैं जी। लेकिन जो मजदूर आते हैं बहुत सारे और बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं, मतलब एक दिन में 100, 120, 150 पेशेंट्स मैंने देखे हैं जिनके सैंपल्स वगैरह लिए हुए हैं। लेकिन इतने सारे पेशेंट्स को जो हॉट स्पॉट एरिया से आ रहे हैं और कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, तो उन्हें कहाँ रखा जाए, कैसे किया जाए, इसमें बहुत ज्यादा दुविधा होती थी सर। फिलहाल तो अभी कुछ प्रोविजंस आए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जिसके तहत सिम्टोमेटिक जो है बहुत ज्यादा उन्हें ही रखा जाएगा, ऐसा कहा गया है। बाकी को होम क्वारंटीन दे करके, दवाइयाँ दे करके घर में रखा जाए और सैंपल लिया जाए, ये करा गया है। तो उस वक्त डिसीजन मेकिंग में बहुत दिक्कत आई थी सर। इतने सारे पेशेंट को एक साथ हैंडल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन एनी हाउ हमारे सीएस साहब और जितने दूसरे सहयोगी हैं उनकी मदद से सब कुछ ठीक ही रहा। जैसे ओवरवेलमिंग सिचुएशन होती है तो डिसीजन कैसे ले, वो प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड नहीं है, जैसे आपने बताया कि जी उनको खाने पीने की भी तकलीफ हो रही है, वो इश्यूज भी कैसे डील करें। जी तो ये सब एक इम्पोर्टेंट इश्यूज और डिसीजन में जो डिफिकल्ट के सिचुएशंस होते हैं। थैंक यू डॉक्टर आलोक, आप अपने आप को म्यूट कर दीजिएगा अभी जी। तो ऐसी सिचुएशंस में हम जो भी डिसीजंस लेते हैं वो नैतिकता के सिद्धांत हैं या नैतिकता के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके बेसिस पे हम लेते हैं। और इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, हर जगह पे वो लागू पड़ते हैं, पर हर एक कल्चर में और कॉन्टेक्स्ट में उनके जो इम्प्लीकेशन थोड़े डिफरेंट होते हैं। पर जो प्रिंसिपल्स हैं वो वैश्विक हैं, हर जगह पे वो लागू हो सके ऐसे प्रिंसिपल्स ही होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं या जो नैतिकता के सिद्धांत हैं ये लॉस नहीं है, मतलब ये कोई कानून नहीं है। तो जहाँ पे भी होगा जो कानूनन जो चीज़ है, जो लीगल गाइडलाइंस है, उसको प्रेफरेंस होता है। पर ध्यान ऐसा ही रखा जाए कि जो कानून गाइडलाइंस है वो भी नैतिकता के सिद्धांतों पर ही बनी हुई होती है। तो वो हमको ध्यान रखना, पर इतना हमें क्लियर होना चाहिए कि जो नैतिकता के सिद्धांत जो हम डिस्कस करते हैं वो
जो देश के या लोकल आपके लोकल बॉडी के कानून नहीं है, ये सिर्फ सिद्धांत है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये जो ये 4 प्रिंसिपल्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, शायद चैट बॉक्स में अब तक प्रिंसिपल्स आ गए होंगे मैडम। अभी किसी ने मेंशन नहीं किए हैं स्पेसिफिक नाम से 4 प्रिंसिपल्स। ओके, तो हम समराइज कर देते हैं उनके लिए जी। तो 4 मेन प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। पहला है ऑटोनॉमी, फिर बाद में डू ओनली गुड, डू नो हार्म और सोशल जस्टिस। तो ये 4 सिंपल प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम जो भी डिसीजंस लेते हैं वो 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पे बेस्ड ही हम डिसीजंस लेते हैं। पर जैसे हमने डिस्कस किया कि जो कोविड की सिचुएशन है या ऐसी जो सिचुएशन है बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन कभी हमने फेस की नहीं है। तो ये जो 4 सिद्धांत है इनमें बैलेंस करना या इसमें जो बैलेंस बनाए रखना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे हम चाहते हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उससे सिर्फ उनका अच्छा हो, उनको कोई नुकसान नहीं हो। तो कुछ सिचुएशन में ऐसे हो सकता है कि हमारे डिसीजन से शायद उनका थोड़ा बहुत नुकसान भी हो रहा हो। या फिर हम चाहते हैं कि पेशेंट की जो विशेष है, जो ऑटोनॉमी यानी जो उनकी स्वायत्ता है पेशेंट्स की, तो स्वायत्ता को महत्व दे या ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को महत्व दे। तो वो भी सिचुएशंस आ जाती है कि हमारे पास बेड लिमिटेड है, तो हम किस पेशेंट को, किस तरह के पेशेंट को उस पर एडमिट करें, उसको कितनी फैसिलिटीज़ उसको दें, उसके सामने काफ़ी और लोग भी हैं जो वेट कर रहे हैं। तो ये सिचुएशंस हम कैसे हैंडल कर पाएँ। तो जहाँ पे पेशेंट की इंडिविजुअल स्वायत्ता है और उसके सामने सोसाइटी की नीड है, यानी जो सामाजिक न्याय की परिस्थिति भी है। तो इस तरह के इश्यूज काफ़ी आते हैं और स्पेशली जो कोविड जैसे सिचुएशन में तो इश्यूज बार बार आते हैं। जैसे हम सपोज कोई पेशेंट है, उसको हम वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं, तो हमारे दिमाग में काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे कि ये वेंटिलेटर पे डालने के लिए क्या ये बेस्ट पेशेंट है, क्या इससे ज़्यादा फ़ायदा अगर हम किसी दूसरे पेशेंट को वेंटिलेटर पे शिफ्ट करते तो ज़्यादा फायदा होता, या फिर पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालकर हम इसका फायदा कर रहे हैं या पेशेंट का ही नुकसान नहीं कर रहे हो कहीं। तो ये सब इश्यूज आते हैं और ऐसी सिचुएशन में जो बैलेंस मेंटेन करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। और कई बार जो हमारे डिसीजंस रहते हैं वो हम अच्छे से अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं दूसरे फैमिलीज के साथ में, तो लोकल इश्यूज भी खड़े हो जाते हैं जिसमें जो आरोग्य कार्यकर्ता और जो फैमिलीज हैं उनके बीच में टसल्स भी क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये जो बैलेंस बनाना काफ़ी कठिन काम है, तो रस्सी पे चलने जैसा है या 2 धारी तलवार पे चलने जैसा है। आजकल तो आपने व्हाट्सएप में वो मैसेज भी देखा होगा कैसे वो ब्लेड के ऊपर चलता हुआ एक स्नेल के जैसे है। तो काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है। नेक्स्ट स्लाइड। और एक तरफ एथिकल इश्यूज है, नैतिकता के सिद्धांत है, दूसरी तरफ नए नए गाइडलाइंस आ रहे हैं और दूसरे इश्यूज भी हैं। तो एक तरह से जब हम पेशेंट्स के साथ में डील करते हैं तो अपने आप को कभी कभी एक भूल भुलैया में पाते हैं। हमें लगता है कि हम एक भूल भुलैया में हैं और हम अपने आप को खोया खोया सा महसूस करते हैं। तो हमारा प्रयास है कि जो कोर्स हम ऑफर कर रहे हैं इससे इस भूल भुलैया से निकलने के लिए जो हम ये तो दावा नहीं कर सकते कि हमको एक स्ट्रेट रास्ता आपको मिल जाएगा, पर भूल भुलैया से निकलने में आपको मदद जरूर होगी, इतना हम आपको अश्योर कर सकते हैं कि जो कोर्स में हम डिस्कस करेंगे या जो हमारा ऑनलाइन मटेरियल से आप यूज़ करेंगे, तो ये जो असमंजस की भूल भुलैया इससे बाहर निकलने में डेफिनेटली हमें थोड़ी सी हेल्प होगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मिस सुनैना ने एक इनपुट दिया है जी मैडम चैट में। उन्होंने कहा है कि जब हम कोविड पेशेंट के केयर करते हैं कई बार पेशेंट की रिपोर्ट नहीं आती है और उस दौरान हमें फैमिली से बात करना पड़ता है कि क्या करें, या कम्युनिटी में ले जाएं या नहीं ले जाएं। सो पेशेंट का केयर ऐसे डिसीजन लेने में उनको दिक्कत आती है और खासकर अगर पेशेंट एक्सपायर हो जाए तो
और उसके बाद PCR नेगेटिव आने पर रिपीट भी होती है। और इस प्योर सिचुएशन में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक बात चलती रहती है कि हम कहीं लोगों या अपनी फैमिली में कोविड को फैलाने का मीडियम तो नहीं बन गए। आपकी जो चिंताएं आपने जाहिर की वो एकदम वाजिब चिंताएं हैं, और वो चिंताएं हम काफ़ी पेशेंट्स में देखते भी हैं। तो इसके अलावा जो कोविड सेटिंग में है, जो कुछ स्पेशल एथिकल इश्यूज कोविड सेटिंग में हम देख रहे हैं, जैसे वल्नरेबल पेशेंट्स और फैमिलीज हैं, यानी काफ़ी पेशेंट, जैसे डॉक्टर साहब ने भी डिस्कस किया, ऐसे पेशेंट्स हैं जो काफ़ी संवेदनशील कंडीशंस में होते हैं। तो और दूसरे डेस्परेशन फॉर हेल्प होती है, उन्हें कहीं से कुछ हेल्प नहीं मिल रही है, तो कई बार हमको लगता है कि अगर यहाँ पे भी अगर उनकी मदद नहीं हो पाई तो क्या होगा। ओके, और रिसोर्सेज की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिस तरह से सिचुएशन उभर रही है, हम देख रहे हैं कि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं, और जो अवेलेबल है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो बड़ी प्रॉब्लम है। और स्पेशली जो कोविड की सेटिंग में हम ICU और इम्पोर्टेंट इंटेंसिव केयर पे फोकस करते करते जो होलिस्टिक केयर रहती है, जो एक समग्र संभाल है, उसको हम भूल जाते हैं। और साथ में कोविड में, क्योंकि ये नई बीमारी है, इसके बारे में अभी पूरी जानकारी हमें नहीं है, तो इससे एक डर की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है, और साथ में स्टिग्मा भी काफ़ी है। तो स्टिग्मा यानी एक तरह से जो पेशेंट और फैमिलीज को एक दूसरे को लांछित महसूस करते हैं, और सारी सिचुएशन एकदम अनएक्सपेक्टेड है, अप्रत्याशित सिचुएशन है। तो इसके चलते जो मेडिकल स्टाफ है उस पर भी काफ़ी प्रेशर है। तो ये सब अनयूजुअल सिचुएशंस हैं जो हमको एथिकल डिसीजन मेकिंग में ये सब हमको कंसिडर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हम आगे बढ़े, इससे पहले हम आपके साथ एक छोटा सा केस डिस्कशन करना चाहेंगे। तो ये केस है, ये मिस्टर रमेश जी का केस है, और 5 दिन तक मिस्टर रमेश हमारे साथ में होंगे। हम इसी केस को लेकर डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट इश्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो रमेश जी की परिस्थिति के ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे। तो रमेश जी 75 वर्ष के हैं, उन्हें डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, मतलब, और थोड़े ओबेस हैं, थोड़ा मोटापा है उन्हें, ब्लड प्रेशर उनका ज़्यादा रहता है, और उन्हें 6 महीने पहले लकवा हो गया था। वो लकवा काफ़ी ज़्यादा था, एक साइड लगभग उनकी अब बेकार हो गई है। वो पहले स्मोक भी करते थे, धूम्रपान भी करते थे वो, और रिपीटेडली चेस्ट इन्फेक्शंस होती है जैसे स्मोक में होती है। और क्योंकि उनका लकवे की तकलीफ बहुत ज़्यादा है, तो वो घर पर ही सीमित है। अपने उनके रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए भी उन्हें किसी न किसी की मदद की ज़रूरत होती है, और एज एफ नाउ उनकी वाइफ उनकी हेल्प कर रही है, और उनके डॉटर इन लॉ और उनके सन जो उनके साथ में हेल्प कर रहे हैं, और वाइफ मेन उनकी केयर प्रोवाइडर है। तो सपोज हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि कोविड की सिचुएशन नहीं है, और ऐसी सिचुएशन में अगर रमेश आपके क्लिनिक में आते हैं, तो आप कौन कौन से इश्यूज को ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे? आप ये चैट में शेयर कर सकते हैं कि उनको सपोज वो एक चेस्ट इन्फेक्शन के लिए ही आ गए, रूटीन चेस्ट इन्फेक्शन के लिए आपके हॉस्पिटल में आते हैं, और नॉन कोविड सिचुएशन है, तो आप कौन कौन से इश्यूज को आप ध्यान में रखेंगे? आपके जो विचार है आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मिस आकांक्षा साहू बोल रही हैं। आरोग्य सेतु ऐप से भी कुछ लोगों को जिनको उसकी जानकारी नहीं है, काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ये भी बहुत सारे केस हमारे उनके सामने आ रहे हैं, क्योंकि वो आरोग्य सेतु ऐप और बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जो कहते हैं अपना सेल्फ टेस्ट करो, और उसमें एक आध चीज इधर उधर निकल जाती है, तो वैसे पेशेंट्स पहुंच जाते हैं टेस्ट कराने के। और हमारे पास टेस्ट के किट्स हैं या नहीं है, सबके लिए पूरे पड़ेंगे या नहीं, ये एक अच्छा पॉइंट है। इशू इम्पोर्टेंट है। हाँ, रिसोर्स का इशू है।
पर जो आरोग्य ऐप का इशू हमारे डिस्कशन के परव्यू से एज ऑफ नाउ तो बाहर है, तो उस पर हम ज़्यादा कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। तो केस से रिलेटेड मैडम कुछ हैं इश्यूज, कुछ आए हैं? नहीं डॉक्टर दिनेश। ओके ओके, ट्राई टू कंट्रोल, उनके डायबिटीज कंट्रोल करेंगे, उनके जो रूटीन कंडीशंस हम कंट्रोल करेंगे। ओके मैं पूछ सकती हूँ क्या? अभी दो डॉक्टर्स ने बोला वो कोविड पेशेंट्स को देख रहे हैं, तो उनको गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइंस दी होंगी उनको, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि अगर रमेश जैसा पेशेंट आपके पास आए, आपकी गवर्नमेंट गाइडलाइन क्या कहती है आपको? चैट बॉक्स में डाल दें बेशक, ताकि सब पढ़ सकें। We can move to next slide, जब चैट बॉक्स में लोग अपने शेयर करते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Can we move to next slide please? So 1 second, sir. Yeah. Can you go in slide show mode please? Okay. तो शायद जैसे मैम ने कहा, अपने आपके गाइडलाइंस के हिसाब से चैट बॉक्स में लिखा होगा, और इसके बाद में आप लिटरेचर कुछ पढ़ते हैं और आपको ऑलरेडी पढ़ा भी होगा, तो जहाँ पे आपको पता चलता है कि अगर कोई एल्डरली पेशेंट है, कोई वृद्ध है और उन्हें 2-4 बीमारियाँ और भी हैं, तो उनका जो प्रोग्नोसिस है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, और उनको अगर वेंटिलेशन पे भी देंगे तो उनका आउटकम पुअर हो जाता है। तो जब ये एक्स्ट्रा जानकारी मिलती है तो क्या आपका डिसीजन जो आपने पहले लिया होगा गाइडलाइंस के हिसाब से, तो क्या डिसीजन चेंज हो जाता है जब हम ये गाइडलाइंस देखते हैं? नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। सेम चीज है, वो एक ग्राफ में है वो। ओके सर। तो क्या ये जो नई इंफॉर्मेशन है, इसके चलते आपके डिसीजन चेंज हो जाएंगे? और आपने शायद पढ़ा भी होगा न्यूज़ में, इटली में, और वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, जहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ गई थी, वहाँ पे एक समय ऐसे लग रहा था कि वो एल्डरली पेशेंट्स और जो वृद्ध हैं उनको जो ट्रायल्स में उनको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। तो ऐसे इश्यूज भी आते हैं। तो ऐसे डिसीजंस में भी हमको डिसीजन लेने के लिए जो एथिकल प्रिंसिपल्स है उनको यूज़ करना पड़ेगा। तो जो इश्यूज हमने डिस्कस किए वो इसमें समराइज होते हैं। तो ग्रॉसली जो 5-6 इश्यूज होते हैं, नॉन अबंडमेंट है, उनको हमें उनका तिरस्कार नहीं कर देना है। सिचुएशन जैसी भी हो, वो हमारे गाइडलाइंस में फिट होते हैं नहीं होते हैं वो अलग बात है, उसका हमें तिरस्कार नहीं कर देना है। उनके प्रति आदर की भावना में रखनी है। उनकी जो स्वायत्ता को जहाँ तक हम उसका स्वायत्ता को जहाँ तक हम मेंटेन कर सके वो करनी है, और गोपनीयता का ध्यान रखना है। और साथ ही साथ में सोशल जस्टिस और फेयरनेस, यानी जो सामाजिक न्याय प्रक्रिया, उसका भी हमें ध्यान रखना है कि कहीं ऐसे तो नहीं कि हम एक पेशेंट के पीछे इतने ज़्यादा रिसोर्सेज यूज कर दें जिससे समाज के दूसरे तबकों को हम रिसोर्सेज नहीं दे पाए। तो ये सारे इश्यूज को हम ध्यान में रख के इम्पोर्टेंट डिसीजंस ले पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डॉक्टर दिनेश, हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं। मैं क्विकली बता दूं, शिफाना सुधीर ने मेंशन किया है साइकोलॉजिकल सपोर्ट इज फर्स्ट प्रायोरिटी पेशेंट के लिए, फैमिली के लिए, उनके एज और कोमॉर्बिडिटीज पर भी ध्यान देना चाहिए। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, आपके लोकल सेटिंग में कुछ ना कुछ गाइडलाइंस बने ही होंगे। तो जो आप स्लाइड में देख रहे हैं वो एक अपने केरला स्टेट में जो गाइडलाइंस उन्होंने रफली बनाए हैं, किस तरह से डिफरेंट लेवल पे वो मैनेज कर रहे हैं, कौन से वर्कर्स इंक्लूड होंगे, किस लेवल पे क्या किया जाएगा, वो सब जो केरला का मॉडल है वो हमने शेयर किया है। पर आपसे अनुरोध है कि आपके जो लोकल गाइडलाइंस में ऐसे सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, वो जो मेंशन किया है उसको आप फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसमें जो ई बुक आपने डाउनलोड की होगी, उसमें 2 एल्गोरिदम्स हैं, जो पाथवेज 2 हमने बनाए, जिसको आप यूज़ करके डिसीजन लेने में आप यूज़ कर सकते हैं।
मुझे लगता नहीं कि आप इसको पढ़ पाएंगे क्योंकि फ़ॉन्ट बहुत छोटे हैं। बेसिकली इसमें जो डिफरेंट कंडीशंस अवेलेबल हैं उसकी बेसिस पे हम किस तरह से डिसीजन ले सकते हैं, वो आज पाथवे हमने डिस्कस किया है। तो ये पाथवे और आपके जो गाइडलाइंस, लोकल गाइडलाइंस है, उसको ध्यान में रख के आप डिसीजंस ले पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पर सबसे इम्पोर्टेंट है पाथवे जो भी हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी गुड कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि जब तक हम रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स से अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाएंगे, वो जो डिस्कस की है उसको हम जब तक डॉक्यूमेंट नहीं कर पाएंगे, जब तक उसको हम अभिलेखित नहीं कर जब तक हम कर पाएंगे, तो हमारे इश्यूज अधूरे रह जाएंगे। तो उसको अच्छे से हमें कम्युनिकेशन का सेशन है। और एक दूसरा एस्पेक्ट है जो डिसीजन लेने में इम्पोर्टेंट है, वो है फिटिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट। यानी कुछ कंडीशंस में ऐसे देखा गया है कि कुछ ट्रीटमेंट्स पेशेंट्स को और उनके फैमिली को उतने हेल्पफुल नहीं है जितने हमें लगते हैं, तो उससे उनका नुकसान ज़्यादा हो रहा है पर उनको उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है। ऐसे ट्रीटमेंट्स हमको आइडेंटिफाई करने हैं और वो ट्रीटमेंट्स को जहाँ तक हो उनको हमें विदहोल्ड करना है। और ऐसे सिचुएशन में एंड ऑफ लाइफ डिस्कशंस भी हमें जितना जल्दी हम हो उतना जल्दी हमें स्टार्ट कर देने हैं। हम अंत समय का इंतज़ार ना करें। जब हमें ऐसे लगता है कि ऐसी सिचुएशन है और ये एंड ऑफ लाइफ सिचुएशन हो सकती है, तो जितना जल्दी हम कम्युनिकेशन स्टार्ट करें उतनी जल्दी हमें कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देने हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और दूसरी एक एल्गोरिदम भी है। इस एल्गोरिदम पे हम 1-2 मिनट स्पेंड करना चाहेंगे। आप ऑलरेडी आपने रमेश जी की हिस्ट्री देखी हुई है। ये एल्गोरिदम आपको हेल्प करेगी कि किस तरह से रमेश जी जैसे पेशेंट्स को हम एल्गोरिदम के थ्रू वी गो थ्रू दिस एल्गोरिदम और एक डिसीजन ले सके। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंट बॉक्स के डिफरेंट कलर्स हैं, कुछ ग्रीन कलर है, कुछ ऑरेंज कलर है, कुछ रेड कलर है। तो जो रेड कलर है वहाँ पे आप देख पाएंगे कि इंटेंसिव जो रूटीन आईसीयू मैनेजमेंट वगैरह उतना हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो अगर हम रमेश जी की सिचुएशन देखते हैं तो आप ये ऑरेंज बॉक्स में आप देख पाएंगे कि उनमें कॉमोर्बिडिटीज बहुत सारे हैं और उनका परफॉर्मेंस स्केल भी काफ़ी पुअर है। नेक्स्ट स्लाइड में हम परफॉर्मेंस स्केल भी दिखाएंगे। तो वहाँ पे हम उनके लिए नॉन इन्वेजिव मेथड्स यूज़ करेंगे, वेंटिलेटर सपोर्ट पे नहीं जाएंगे। और पर ऐसे नहीं कि एक बार हमने डिसीजन ले लिया तो वो पत्थर की लकीर हो जाती है। डिसीजन जैसे जैसे नई सिचुएशन आएंगी उसके बेसिस पे हम अपना डिसीजन भी चेंज करते जाएंगे। और जब भी हम डिसीजन चेंज कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जो फैमिली मेम्बर्स है उनकी एडिक्वेट काउंसलिंग वहाँ पे हम करें। तो इस तरह से हम एल्गोरिथम यूज़ करते हुए अपने डिसीजंस ले सकते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा फिर से आप जो रमेश जी की कंडीशन है उसको ध्यान से पढ़िएगा और ये एल्गोरिदम आप उस पर अप्लाई करके देखिए कि आप उस पर डिसीजन कैसे ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। ये WHO परफॉर्मेंस स्केल है, हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, आपके पास में स्लाइड रहेगी, आप ये स्केल देख लीजिए। क्योंकि ऐसे क्रिटिकल डिसीजंस लेने में WHO परफॉर्मेंस स्केल बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्केल माना गया है, काफ़ी वाइडली इसको यूज़ किया गया है और बहुत ही एक सहज स्केल है जिसको आप यूज़ करके डिसीजंस ले पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरे स्केल्स भी अवेलेबल हैं पर वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्केल्स हैं, आप अगर चाहे तो इनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। या फुल स्लाइड, कैन वी हैव फुल स्लाइड? तो so this we already discussed। थोड़ा सा आगे बढ़े। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। तो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, रमेश जी की जो कंडीशन है उनको कोमॉर्बिडिटीज है, WHO परफॉर्मेंस के उनका 4 आएगा, तो इसके हिसाब से वो काफ़ी हाई रिस्क कंडीशन में आएंगे। तो उनको एक्टिव जो इन्वेजिव वेंटिलेटरी सपोर्ट शायद उनको इतने हेल्पफुल नहीं हो। तो ये हमने एक मेडिकल पर्सपेक्टिव में डिसीजन ले लिया है। तो पर क्या ये डिसीजन सर्वमान्य हो जाएगा या अल्टीमेट डिसीजन है?
या डिफरेंट सिचुएशंस अगर चेंज होती है डिसीजन भी चेंज हो सकते हैं। तो डिसीजन को पूरा करने के लिए हमें और क्या इनपुट्स चाहिएंगे? और डिसीजन चेंजेस वी आर गोइंग फॉर इन्वेस्टिगेशन फॉर। हाँ जी, या सर आई वांट टू से दैट मींस कि फॉर डिसीजन चेंजेस वी आर गोइंग इन्वेस्टिगेशन, going for investigation. Mostly I want to prefer that this patient is a diabetic, okay sir, hypertensive and stroke, so most of comorbidity is going there. So first I'm going to for COVID test, okay sir, then we are sir देखिए so if you put in ventilator, is it okay? But what the situation? How can we put in ventilator? I would just. How can you put that? Can I that means what is the problem going with this time with this patient? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इसमें सिर्फ मेडिकल इश्यूज ही देखेंगे या नॉन मेडिकल इश्यूज भी देखेंगे डिसीजन लेते हुए? बिल्कुल देखेंगे सर। डॉक्टर महकम, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है और नेक्स्ट फ्यू डेज में ये टॉपिक वापस आएगा कि ये पेशेंट वेंटिलेटर या आईसीयू में बेनिफिट करेगा या नहीं करेगा, और अगर नहीं करेगा तो क्या ट्रीटमेंट देनी चाहिए। तो अभी हमारे पास टाइम कम है, सो पर मुझे खुशी है आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि ऐसे सवालों के जवाब फिर हम तैयार रखेंगे आपके लिए कल। Next slide, please. Next slide. Just a minute, sir. Hello. Sir, just a minute. Some technical issues. Okay. But anyway, we have come towards the end of the discussion. So what we wanted to clarify is the medical inputs are very important for taking decision, but equally important are the other inputs, which you might have seen in subsequent slides, जो technical problem से नहीं आ पा रही हैं। Next slide में ऐसे suppose उनका son है जो बाहर है, वो भी क्वारंटाइन हो गए हैं, पेशेंट बेड रिडन है, और आपकी पॉलिसी में ऐसे है कि भाई ये तो काफ़ी एल्डरली पेशेंट है, कोमॉर्बिडिटी है, इनको आईसीयू में नहीं ले जाएंगे। तो अगर उनके पेशेंट, उनके सन आपसे पूछते हैं कि भाई हमें ऐसे सुनने को मिला है कि हमारे जो फादर है इनको आप आईसीयू में नहीं ले जा रहे, तो उनको आप कैसे, उनके कंसर्न्स को कैसे एड्रेस करेंगे? उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए? जहाँ पे आप ऐसा डिसीजन तो ले लेते हैं कि भाई जैसे इनको हम आईसीयू कंडीशन में नहीं ले जाएंगे क्योंकि कोमॉर्बिडिटीज हैं और इतनी सब प्रॉब्लम है, पर जब फैमिली शायद आईसीयू में जाना चाहे या उनके कंसर्न्स, दूसरे कंसर्न्स भी हैं, तो उसको किस तरह से हम हैंडल कर पाएंगे? तो वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है। तो उसके लिए हमें इम्पोर्टेंट होगी कि हम अच्छे से कम्युनिकेशन वहाँ पे कर पाएँ। शायद स्लाइड्स में कोई इश्यू वो नहीं आएगा। नेक्स्ट स्लाइड से, आखिरी 2-3 स्लाइड से। So this anyway I have discussed now. Next slide will finish it off. तो जैसे अगर सन के कंसर्न्स होंगे ना कि भाई मैं तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ, मेरे फादर को क्यों आप इंटेंसिव केयर में क्यों नहीं ले जा रहे हो, सब लोग को इंटेंसिव में ले जा रहे हैं पर मेरे पेरेंट को क्यों नहीं ले जा रहे हो। तो ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसका अलग से हमने सेशन रखा है, और वो डिटेल्स हम जो बुधवार का सेशन होगा उसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम डिस्कस करेंगे। So to summarize, last slide please, next slide. Okay, so to summarize, जो ethical framework especially institution level पे अगर अवेलेबल है तो आपका डिसीजन मेकिंग थोड़ा इजी हो जाता है। अदरवाइज ऐसे होगा कि आपको खुद को एक तरह से ग्लानि महसूस होगी कि भाई ये डिसीजन मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। इसके लिए अगर एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क साथ में है तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम कैसे कर पाए, जो कुछ भी हमने कम्युनिकेट किया है उसको हम अच्छे से डॉक्यूमेंट करें, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फोकस हमारा होना चाहिए होलिस्टिक सपोर्ट पे, रादर देन एक ही इश्यू पे या सिर्फ मेडिकल इश्यूज या सिर्फ एक ही
डोमेन पे हम ना फोकस करें, होलिस्टिक यानी समग्र संभाल हम पेशेंट को दे पाए। और इसमें जो आपके दूसरे लोकल इश्यूज जो आते हैं, जो आपने डिस्कस किए थे, जो उनके पॉवर्टी से रिलेटेड हो सकते हैं या दूसरे इश्यूज भी हो सकते हैं, वो सिचुएशन में अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको भी आप हैंडल कर पाए। तो ये ब्रीफ में जो आज हमने डिस्कस किया था कि एथिकल फ्रेमवर्क कैसे हैं और कोविड सेटिंग में हम उसे कैसे यूज कर पाएंगे। तो डॉक्टर चारू, वुड लाइक टू समराइज हियर? नहीं, डॉक्टर दिनेश ने बहुत अच्छे से सारा कॉम्प्रिहेंसिवली कॉन्सेप्ट बता दिया है। बस मैं 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगी। पहली चीज़, ये पैलिएटिव केयर के सेशंस हैं और पैलिएटिव केयर में सिम्टम कंट्रोल पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ना कि बीमारी पे। और दूसरी चीज़ है कि हम पैलिएटिव केयर में सिर्फ शरीर को नहीं देखते हैं, उसके थॉट्स क्या हैं, उसके मन में क्या विचार आ रहे हैं, उसकी क्या भावनाएं हैं, परिवार क्या सोचता है, एक पूरा पर्सन। और ये एंड ऑफ लाइफ केयर, अब हमने देखा है वर्ल्ड वाइड इतनी डेथ्स हो रही हैं, बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं, इसलिए इम्पोर्टेंस ऑफ पैलिएटिव केयर इसमें बढ़ गया है। पर मैं ये आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का सेशन में सिखाया जाएगा कि कैसे आप फैमिली मेम्बर से उतने ही टाइम में 10 मिनट अगर आपके पास है, आप 10 मिनट में ही कैसे आप उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि उनको लगे हाँ डॉक्टर या नर्स हमारी कदर करते हैं, उन्होंने उतना टाइम हमारे पे बिताया हमें समझाने के लिए। ये चीज़ें आपको कम्युनिकेशन के सेशन में मिलेंगी। मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी थी, इंग्लिश की मूवी है पैच एडम्स। उसमें बोला गया है कि अगर हम बीमारी का इलाज करते हैं तो हो सकता है हम हार जाएं या हम जीत जाएं, पर अगर हम एक इंसान का इलाज करें तो हम कभी हारेंगे नहीं। So psychosocial and spiritual component of life and taking care of the family. So hopefully ये ट्रेल चलता रहेगा। आप लोग अगर बहुत छोटे-छोटे ई बुक में इजी चीज़ें हैं, आप 2 मिनट में पलटकर आप देख सकते हैं। अगर आप पढ़ के आएंगे, आपका कोई सवाल होगा तो हम यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं इस समय भी इस ग्रुप में, तो हम लोग अपनी तरफ से आपको हेल्प कर सकेंगे, क्योंकि हर चीज़ जो एक जगह पे अवेलेबल है वो हमारे दूसरे कंट्री में, दूसरे स्टेट में अवेलेबल नहीं है। तो जो हम सिखा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए यूज़फुल होना चाहिए, आपके लिए, आपके पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए यूज़फुल होना चाहिए। तो इसलिए आपका फीडबैक और आपका इंटरेक्शन चैट बॉक्स से बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। Before we end this session, Arun, you would like to say something related to feedback and other issues? No, we come to the end of the presentation, so you can log out because we are just out of. So thank you, Dr. Dinesh and Dr. Charu for that wonderful facilitation and co-facilitation of this program. So we will be having a feedback. So I'm just giving the polls right now. There will be a